अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों को एक खुशखबरी सुनानी है और वो ये कि शायद आप में से कुछ दोस्तों ये जानते हैं कि मेरी याददाश्तों पर मबनी किताब मेरा ज़माना मेरी कहानी का दूसरा एडिशन जुलाई में शाया हो चुका है, लेकिन अब वो मेरे तक भी पहुंच गया है। किताब का दूसरा एडिशन देखकर मुझे जितनी खुशी हो रही है इसका तो आप लोगों को मेरे चेहरे को देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि ये इसीलिए मुमकिन हो सका कि जो पहला एडिशन था उसे आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और आप लोगों ने इसे पसंद किया। मैं पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी गई और किताब की तकरीबें रुनुमाई बहुत जगहों पर हुई तो वहाँ पर सब लोगों ने यही कहा कि ये सिर्फ आपकी यादें नहीं हैं बल्कि ये हम सब की यादें हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं क्योंकि किताब में 70 और 80 के ज़माने का जिक्र है। ये मुल्क की तारीख़ का बहुत ही अहम दौर था जब मुल्क टूट गया और जमहूरियत का जो बिल्कुल नन्हा सा पौधा लगा था उसे सन 77 में तीसरा मार्शल लगाकर उखाड़ फेंका गया। न सिर्फ ये बल्कि पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सूली पर चढ़ा दिया गया। जनरल ज़िया जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के वादे पर इक़्तिदार में आए थे, 11 बरस तक इक़्तिदार पर काबिज़ रहे। उनकी बज़ाहिर हादसे में मौत, अफ़गान जिहाद के नाम पर अफ़गानिस्तान में जंग और उसके नतीजे में मुल्क में दहशतगर्दी का आगाज़, इन सब का जिक्र पढ़ते हुए किताब में ये सब मनाजिर आप लोगों की आंखों के सामने आ खड़े होते हैं। मैंने इस किताब में कुछ इजाफा भी किया है। एक वाक़या मैं अभी आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ, लेकिन ये पहले बता दूँ कि ये किताब झेलम बुक कॉर्नर ने शाया की थी पहले भी और अब भी उन्होंने ही शाया की है और ये पहली किताब की तरह ये किताब भी बहुत खूबसूरत शाया हुई है। इस व्लॉग के आखिर में मैं उनकी वो लिंक और टेलीफ़ोन नंबर भी यहाँ पर शामिल कर दूँगी ताकि अगर आप में से कोई इस किताब को ख़रीदना चाहे तो ऑनलाइन आप लोग इसे ख़रीद सकते हैं। एक बाब मैं इसका पढ़कर आपको सुनाती हूँ। ये सफ़ा नंबर 173 पर है और इसका उन्वान है खाना काबा पर हमले से जनरल साहब का साइकिल शो फ्लॉप हो गया। अप्रैल सन 79 में भुट्टो को सूली पर लटकाने से फारिग होने के बाद यूं लगने लगा कि जनरल ज़िया ने भुट्टो को दफनाने के साथ ही 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात करवाने के अपने वादे को भी दफना दिया। सन 77 के बाद टेलीविज़न का मंजरनामा पहले ही बदल चुका था। अब रेडियो और टीवी की खबरों का मरकज़ी किरदार चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक बन चुके थे, जिन्होंने साबिक सदर चौधरी फजल इलाही के ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद सदारत का मनसब भी संभाल लिया था। हुकूमत करने के लिए उनके पास कोई अखलाकी या जमहूरी रास्ता या जवाज़ तो था नहीं। चुनांचे उन्होंने जब अपने इख्तिदार को तूल देने की ठानी तो सबसे पहले एक वाज़ेह तब्दीली ये महसूस की गई और नोट की गई कि उन्होंने एक सियासी रहनुमा नज़र आने की कोशिश में अवामी तकरीबात में वर्दी के बजाय शेरवानी पहननी शुरू कर दी और अपनी सियासी अज़ाइम को आगे बढ़ाने के लिए मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करने के साथ साथ अवाम में घुलने मिलने का ड्रामा भी शुरू कर दिया, जिसका मकसद मुर्दा भुट्टो को अवाम के दिलों से दूर करके अवामी खुशनुदी हासिल करना था। 20 नवंबर 1979 की सुबह अवाम में मकबूलियत की ख्वाहिश दिल में सजाए जनरल साहब खुद साइकिल चलाते हुए बज़ाहिर आम लोगों के हमरा रावलपिंडी शहर के दौरे पर निकल खड़े हुए। उन्हें क्या पता था कि साइकिल शो बहुत महंगा पड़ने वाला है। उनके इस इक़दाम पर रेडियो पाकिस्तान से तारीफ़ के डोंगरे बरसने लगे कि देखिए किस कदर अवामी जर्नल है कि अवाम के साथ साइकिलिंग कर रहा है। सादा लू अवाम को ये नहीं बताया जा रहा था कि अवाम नहीं बल्कि शहर भर की पुलिस और फौजी यूनिफॉर्म
और सादा लिबास में सदर को अपने जिलों में लिए चल रहे थे। अवाम से तो सड़कें खाली करवा ली गई थीं। साइकिल सवारों के इस जुलूस की मंजिल रावलपिंडी शहर का कदीमी राजा बाजार था। इत्तेफाक से उसी रोज सऊदी अरब में कोई 400 शिद्दत पसंदों ने नमाज फजर के वक्त खाना काबा पर हमला करके वहां नमाजियों को महसूर कर लिया, जिनकी तादाद 1 लाख बताई गई। रेडियो से ये खबर नशर हुई कि ये हमला अमरीकी और सहयूनी साजिश का नतीजा है। बस फिर क्या था, लोगों का एक बिखरा हुआ हुजूम अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगाता हुआ अमरीकी सफारतखाने की जानिब चल पड़ा। शहर की पुलिस और इंतजामिया तो जनरल जिया के साइकिल शो में मसरूफ थी, उन्हें भला कंट्रोल कौन करता। हुजूम ने सफारतखाने पर धावा बोल दिया और इमारत के कुछ हिस्सों को नजरे आतिश कर दिया। बिलाखिर कोई 4 बजे के करीब कंट्रोल करने के लिए जब फौज को वहां भिजवाया गया तो उस वक्त सफारतखाने को आग लगे हुए कई घंटे गुजर चुके थे। खबरनामे पर मेरी ड्यूटी थी। इतने में फोन की घंटी बजी और शिफ्ट एडिटर खालिद महमूद रब्बानी की परेशानी में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। महाबारा, खाने काबा पर हमला हो गया, खबर सुनी आपने? मैंने कहा जी बिल्कुल, हम सब घर वाले यही बातें कर रहे थे कि खाना काबा पर हमले तो अब्राहा की लश्कर कशी से शुरू होकर पहले भी होते रहे, मगर मौजूदा तारीख में ये एक बहुत ही गैर मामूली वाकया है। रब्बानी साहब बोले कि आज पूरी कौम बहुत सोगवार होगी, आप बहुत सादा लिबास पहनकर आइए और मेकअप बिल्कुल ना करवाइएगा। जाहिर है मैंने वही किया जो हिदायत मिली थी, और अगर ये हिदायत ना भी मिलती तो मैं यही करती कि इस खबर पर आलम इस्लाम शिश्तर और सोगवार था। खबरनामे में ज़्यादातर खबरें खाना काबा पर हमले से मुताल्लिक़ थीं। यूं जनरल साहब ने जिस शोहरत के लिए साइकिल चलाई और इंतज़ामिया को उलझाए रखा, वो पस मंज़र में चली गई। बस कुछ फुटेज के साथ खबर ही नशर हो सकी। बाद में ये पता चला कि हमला इंतहा पसंद कबाइलियों और शाही खानदान की आपस की मुखासिमत का नतीजा था। लेकिन पाकिस्तान को अमरीकी सफारतखाने की मरम्मत और तज़ीनो आराइश के लिए भारी रकम खर्च करना पड़ी, मगर कोई ऐसी तहकीक नहीं हुई कि बर वक्त कार्रवाई करके सफारतखाने पर हमला क्यों नहीं रोका जा सका, क्योंकि इसमें सबसे पहली उंगली जनरल साहब की तरफ ही उठती। ये किताब आप लोग ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। ये आप स्क्रीन पर इस वक्त लिंक देख रहे हैं और टेलीफोन नंबर भी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।